हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। तो बेटा आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन करूंगा सीएफटी सिद्धांत की कमियों के बारे में। और आज के इस लेक्चर में इस टॉपिक को मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल कंप्लीट करवा दूंगा। तो सभी बच्चे मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहना। जैसे ही मेरा लेक्चर कंप्लीट होगा वैसे ही आप लोगों के सीएफटी सिद्धांत की एक एक कमी बहुत अच्छी तरीका से समझ में आ जाएगी। देखो बच्चों, मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि बीबीटी सिद्धांत की कमियों को दूर करने के लिए ये आप लोगों का सीएफटी सिद्धांत आया था। और इस सीएफटी सिद्धांत ने उपसहसंयोजक यौगिकों के बहुत सारे गुणों को एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है ना, जैसे कि उपसहसंयोजक यौगिक बनते कैसे हैं, उनकी संरचना क्या है, उनके रंग गुण क्या है, उनके चुंबकीय गुण क्या है, और भी बहुत सारे गुणों को सीएफटी सिद्धांत ने एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन फिर भी कुछ कमियां सीएफटी सिद्धांत की रह गई और बस उन्हीं कमियों के बारे में आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए एक बार फिर मैं सभी बच्चों से बता देता हूं कि जिन बच्चों ने अब तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी बच्चे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जिन बच्चों ने अब तक ऐप को डाउनलोड नहीं किया है वो सभी बच्चे प्ले स्टोर पर जाना, वहां से राम चतुर्वेदी एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लेना। क्योंकि आप लोगों के लिए मैं जो नोट्स दूंगा वो नोट्स मैं ऐप पर ही दूंगा। ठीक है बच्चों, चलो ठीक है, अब अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो एक बार फिर से सभी बच्चों के लिए बता देता हूं, आज के इस लेक्चर में बेटा जो मैं डिस्कशन करने वाला हूं वो मैं सीएफटी सिद्धांत की कमियों के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं। अब सीएफटी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि सीएफटी ने संकुलों के बारे में या उपसहसंयोजक यौगिकों के बारे में बहुत सारी बातें बताई थी, जिनका डिस्कशन मैंने अभी किया है कि भाई उपसहसंयोजक यौगिक बनते कैसे हैं, इस बात को सीएफटी ने बहुत बढ़िया तरीका से एक्सप्लेन किया। फिर उपसहसंयोजक यौगिकों की संरचना कैसी होती है, इस बात को भी सीएफटी ने एक्सप्लेन कर दिया। रंग गुण को भी सीएफटी ने बहुत बढ़िया तरीका से एक्सप्लेन किया और चुंबकीय गुणों को भी सीएफटी ने एक्सप्लेन किया। इतनी सारी बातें बताने के बावजूद भी लोगों ने सीएफटी सिद्धांत की कुछ कमियां निकाल दी और बस उन्हीं कमियों के बारे में मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन करूंगा। ठीक है बच्चों, तो देखो पहले मैं इस लैंग्वेज को पढ़ देता हूं। जो मैंने अभी आप लोगों के सामने लैंग्वेज बोली है ना, यही लैंग्वेज यहां पर लिख रखी है। फिर उसके बाद में हम उसकी एक एक कमी का डिस्कशन करेंगे। तो देखो बच्चों, लैंग्वेज यही बोली है कि सीएफटी उपसहसंयोजक यौगिकों के बहुत से गुणों को समझाने में काफी सफल रहा। जैसे कि उपसहसंयोजक यौगिकों का बनना, उनकी संरचना, रंग गुण, चुंबकीय गुण आदि। फिर भी कुछ गुणों को यह सिद्धांत नहीं समझा पाया, जो कि इस सिद्धांत की क्या है कमी। अब ये सीएफटी सिद्धांत की जो कमी है ना वो निम्नलिखित है। तो जितनी भी सीएफटी सिद्धांत की कमी आने वाली है उनको मैं एक एक पॉइंट में आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करूंगा। तो देखो बेटा, पूरा ध्यान मेरी तरफ बना के रखना। अब एक एक कमी को आप लोगों के लिए पूरे कॉन्सेप्ट के साथ एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं पहली कमी को, कि पहली कमी सीएफटी की क्या थी। तो आप लोगों को पता है जब हम लोगों ने सीएफटी सिद्धांत को पढ़ा था तो मेटल और लिगेंड के बीच में उपसहसंयोजक बंध बनता है। इस बात को हम लोग अच्छी तरीका से जानते हैं। भाई मेटल और लिगेंड के बीच में जिस बंध का निर्माण होता है ना उसको हम उपसहसंयोजक बंध बोलते हैं। और इसके बारे में सीएफटी ने ये बोली थी कि मेटल और लिगेंड के बीच में जो उपसहसंयोजक बंध बनता है ना उसकी प्रकृति आयनिक बंध जैसी होती है और 100% आयनिक बंध जैसी होती है। ये बात सीएफटी ने बताई थी। और उसके बाद उसने एक्सप्लेनेशन भी दिया था कि भाई मेटल और लिगेंड के बीच में जो उपसहसंयोजक बंध बनता है उसकी प्रकृति आयनिक बंध जैसी होती है, क्योंकि मेटल पर पॉजिटिव चार्ज होता है और लिगेंड पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से मेटल और लिगेंड के बीच में स्थिर विद्युत आकर्षण बल जनरेट हो जाता है। और उस स्थिर विद्युत आकर्षण बल की वजह से भाई स्थिर विद्युत आकर्षण बल की वजह से मेटल और लिगेंड एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। तो सीएफटी सिद्धांत के अकॉर्डिंग मेटल और लिगेंड के बीच में जो उपसहसंयोजक बंध बनता है उसकी 100% प्रकृति कैसी होती है, आयनिक बंध जैसी। लेकिन एक स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है ईएसआर, मैं यहां पर लिख देता हूं, मेरे पास यहां पर जगह है। ये बेटा ये जो ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है ना, इसके अध्ययन से ये पता चला
कि मेटल और लिगेंड के बीच में जो उप सहसंयोजक बंध बनता है उसमें 70% प्रकृति तो कैसी होती है उसकी आयनिक बंध जैसी, और 30% प्रकृति उसकी कैसी होती है सहसंयोजक बंध जैसी। जबकि सीएफटी के अकॉर्डिंग मेटल और लिगेंड के बीच में जो उपसहसंयोजक बंध बनता है उसकी 100% प्रकृति कैसी होती है आयनिक बंध जैसी। जब लोगों ने उससे सवाल किया सीएफटी से कि एक बात बता, ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी ऐसे बोल रही है कि मेटल और लिगेंड के बीच में जो उपसहसंयोजक बंध बनता है उसकी 70% प्रकृति कैसी होती है आयनिक बंध जैसी, कैसी होती है आयनिक बंध जैसी, और 30% प्रकृति कैसी होती है सहसंयोजक बंध जैसी। तो ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि ईएसआर ने तो प्रैक्टिकली प्रूव कर दिया कि मेटल और लिगेंड के बीच में जो उपसहसंयोजक बंध बनता है उसकी 70% प्रकृति तो आयनिक बंध जैसी होती है और 30% प्रकृति सहसंयोजक बंध जैसी होती है। ये बात जब लोगों ने सीएफटी से पूछा तो सीएफटी के पास में कोई भी जवाब नहीं था, तो लोगों ने सीएफटी सिद्धांत की ये क्या बना दी, कमी बना दी। बात समझ में आ गई ना। और इस चीज को तो हम ऐसे ही समझ सकते हैं कि भाई मेटल और लिगेंड के बीच में जो उप सहसंयोजक बंध बनता है उसमें थोड़े बहुत गुण तो सहसंयोजक बंध के होते ही हैं, क्योंकि उप सहसंयोजक बंध के नाम से ही पता लग रहा है उप सहसंयोजक बंध, पीछे सहसंयोजक लग रहा है, इसका मतलब थोड़े बहुत गुण तो सहसंयोजक बंध के होते ही हैं, इतना तो हम कॉमन सेंस से ही समझ सकते हैं। जबकि सीएफटी नहीं मानती, सीएफटी तो ये बोलती है कि भैया मेटल और लिगेंड के बीच में जो उप सहसंयोजक बंध बनता है उसकी प्रकृति शुद्ध आयनिक बंध जैसी होती है। शुद्ध का मतलब बिल्कुल 100% जो प्रकृति होती है मेटल और लिगेंड की वो आयनिक बंध जैसी होती है। जबकि ईएसआर के अकॉर्डिंग 70% आयनिक बंध जैसी प्रकृति होती है और 30% सहसंयोजक बंध जैसी प्रकृति होती है। अब इस बात को सीएफटी एक्सप्लेन नहीं कर पाया तो लोगों ने फिर सीएफटी की एक कमी बना दी। पढ़ लीजिए, मैं बता देता हूं। देखो ये पहली कमी है, जो मैंने अभी आप लोगों के लिए समझाया है ना वही पॉइंट लिख रखा है। देखो बेटा, सीएफटी के अनुसार धातु व लिगेंड के मध्य बंध की प्रकृति कैसी होती है, शुद्ध आयनिक, सॉरी मैं दोबारा से पढ़ता हूं। सीएफटी के अनुसार धातु व लिगेंड के मध्य बंध की प्रकृति शुद्ध आयनिक है। शुद्ध आयनिक का मतलब 100% आयनिक बंध जैसी प्रकृति होती है मेटल और लिगेंड के मध्य में। अर्थात यह बंध स्थिर विद्युत आकर्षण बल के परिणाम स्वरूप बनता है। इस बारे में तो हम लोगों को पता है कि जब भी आयनिक बंध का निर्माण होता है वो किसकी वजह से होता है, पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से। अरे भाई आयनिक बंध की डेफिनेशन ही क्या होती है कि दो आयनों के मध्य के आकर्षण बल को ही हम आयनिक बंध बोलते हैं। किसकी वजह से जनरेट होता है, स्थिर विद्युत आकर्षण बल की वजह से। बात समझ में आ गई ना। जिसके स्थिर विद्युत आकर्षण बल के परिणाम स्वरूप बनता है और उनके मध्य में कोई भी सहसंयोजक बंध के गुण नहीं होते सीएफटी के अकॉर्डिंग, जो कि पूर्ण रूप से सत्य नहीं है, क्योंकि सहसंयोजक बंध की थोड़ी बहुत प्रकृति तो होती है। और इस बात को सीएफटी पूरी तरीका से मना करता है कि भाई मेरे सिद्धांत के अकॉर्डिंग मेटल और लिगेंड के मध्य में जो उप सहसंयोजक बंध बनता है उसकी प्रकृति शुद्ध आयनिक बंध जैसी होती है, अर्थात 100% आयनिक बंध जैसी होती है। बात समझ में आ गई ना, जो कि सहसंयोजक बंध को काउंट नहीं करता। यह सीएफटी सहसंयोजक बंध को बिल्कुल भी काउंट नहीं करता। काउंट नहीं करता तो लोगों ने जब उससे ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अध्ययन के आधार पर पूछा कि भाई ईएसआर तो ऐसा बोल रही है कि 70% प्रकृति तो मेटल और लिगेंड के बीच में आयनिक होती है और 30% सहसंयोजक होती है, जबकि तू तो 100 के 100% ही सहसंयोजक बोल, 100 के 100% ही आयनिक बोल रहा है। जबकि ईएसआर के अकॉर्डिंग तो 30% सहसंयोजक का भी होता है। तो इसको एक्सप्लेन कर। सीएफटी ने एक्सप्लेन नहीं कर पाया, वहां पर सीएफटी चुप हो गया। चुप हो गए तो लोगों ने उसकी कमी बना दी। बात समझ में आ गई ना बेटा। तो ये सीएफटी सिद्धांत की पहली कमी हो गई। याद रख लेना पूरे कॉन्सेप्ट के साथ कि सीएफटी के अकॉर्डिंग मेटल और लिगेंड के मध्य में जो उप सहसंयोजक बंध बनता है उसकी प्रकृति 100% आयनिक बंध जैसी होती है, जो कि पूर्ण रूप से सत्य बात नहीं है, क्योंकि थोड़ा बहुत गुण उसमें सहसंयोजक बंध का भी होता है। अब वो थोड़ा बहुत सहसंयोजक बंध का गुण होता है उसको सीएफटी एक्सप्लेन नहीं करता, तो ये उसकी क्या बन गई, कमी बन गई। चलो ठीक है बच्चों, अब मैं दूसरी कमी बता देता हूं। तो देखो दूसरी कमी को भी लिख देता हूं और तीसरी कमी को भी लिख देता हूं यहां पर।
देखो बच्चों, ये मैंने आप लोगों के सामने सीएफटी सिद्धांत की दूसरी कमी लिख दी और ये मैंने आप लोगों के सामने सीएफटी सिद्धांत की तीसरे नंबर की कमी लिख दी। अब इन दोनों कमियों को मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूं। तो सबसे पहले हम दूसरे नंबर की कमी को देखते हैं सीएफटी सिद्धांत की को। तो देखो बच्चों, जब हम लोगों ने सीएफटी सिद्धांत को पढ़ा था तो आप लोगों को पता है सीएफटी ने क्या किया, क्या जो लिगेंड थे ना उनको बिंदु आवेश की तरह माना। मतलब जो भी लिगेंड थे उनको बिंदु आवेश की तरह माना। बिंदु आवेश को मतलब आवेश को एक गोले की तरह माना। आप लोग ऐसे समझ लीजिए कि सीएफटी सिद्धांत ने लिगेंडो को बिंदु आवेश की तरह माना। बिंदु आवेश का मतलब आवेश को गोले की तरह माना, ठीक है ना। इस हिसाब से तो ये हुआ कि जो ऋणात्मक लिगेंड होते हैं ना उनका विपाटन ज्यादा होना चाहिए। भाई अगर लिगेंडो को बिंदु आवेश की तरह मान रहा है तो कॉमन सी बात है जो ऋणात्मक लिगेंड है उनका विपाटन ज्यादा होना चाहिए, और यदि उनका विपाटन ज्यादा होना चाहिए तो वो प्रबल लिगेंड होने चाहिए। लेकिन हम अच्छी तरीका से जानते हैं कि जिन लिगेंडों पर नेगेटिव चार्ज होता है वो ज्यादातर केस में दुर्बल होते हैं, वो प्रबल नहीं होते। जैसे कि हेलोजन फैमिली के जितने भी सदस्य हैं उन पर सब पर नेगेटिव चार्ज होता है और सबके सब दुर्बल होते हैं, जबकि इसके अकॉर्डिंग वो प्रबल होने चाहिए। जैसे कि आप लोगों को पता है F माइनस Cl माइनस, ये हम लोगों ने पढ़ा है F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, ये सबके सब कौन है आप लोगों के लिगेंड है, ठीक है ना। F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, ये सबके सब आप लोगों के ऋणात्मक लिगेंड है और ये दुर्बल लिगेंडों की श्रेणी में आते हैं। ये बेटा आप लोगों के दुर्बल लिगेंड होते हैं। क्या होते हैं? दुर्बल लिगेंड। जबकि जिस प्रकार से सीएफटी अपनी बातें रख रहा है उस हिसाब से तो इनको प्रबल लिगेंड होना चाहिए, लेकिन हम अच्छी तरीका से जानते हैं कि जिन लिगेंडों पर नेगेटिव चार्ज होता है वो ज्यादातर केसों में वो दुर्बल लिगेंड होते हैं, वीक लिगेंड होते हैं। बात समझ में आ गई ना। इस पॉइंट को मैं आप लोगों के लिए दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं। देखो बच्चों, सीएफटी ने जब अपना सिद्धांत दिया था तो उसने लिगेंडों को बिंदु आवेश की तरह माना। इस सिद्धांत में लिगेंडों को बिंदु आवेश की तरह माना गया है, ठीक है ना। बिंदु आवेश का मतलब आवेश को गोलाकार माना, गोले की तरह माना, इस तरीका से राउंड राउंड, ठीक है ना। जिसके अनुसार ऋणात्मक लिगेंडों द्वारा डी कक्षकों का विभाजन अधिक होना चाहिए या डी कक्षकों का विपाटन अधिक होना चाहिए, और यदि डी कक्षकों का विपाटन अधिक होना चाहिए तो ऋणात्मक लिगेंडों को प्रबल होना चाहिए। लेकिन जितने भी ऋणात्मक लिगेंड है उनके ज्यादातर केसों में वो दुर्बल लिगेंडों की श्रेणी में आते हैं, ना कि प्रबल लिगेंडों की श्रेणी में। ये देखो अगली बात यही बोल रहा है, ऋणात्मक लिगेंडों द्वारा डी कक्षकों का विपाटन अधिक होना चाहिए, जबकि वे सभी के सभी क्या होते हैं? दुर्बल लिगेंड होते हैं। ज्यादातर केसों में 90% केसों में जितने भी ऋणात्मक लिगेंड है वो दुर्बल लिगेंडों की श्रेणी में आते हैं, वो प्रबल लिगेंडों की श्रेणी में नहीं आते। जब लोगों ने सीएफटी से सवाल किया कि यार एक बात बता, जिस तरीका से तैने अपना सिद्धांत दिया है उस हिसाब से तो ऋणात्मक लिगेंडों को प्रबल लिगेंडों की श्रेणी में आना चाहिए, लेकिन ये सभी ऋणात्मक लिगेंड तो दुर्बल लिगेंडों की श्रेणी में आते हैं, ये कैसे हो गया? तो सीएफटी के पास में इसका कोई जवाब नहीं था। जवाब नहीं था तो लोगों ने उसकी ये भी एक कमी बना दी। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, ये सीएफटी की दूसरे नंबर की कमी हो गई। एक बार फिर से पढ़ के बता देता हूं। इस सिद्धांत में लिगेंड को बिंदु आवेश की तरह माना गया है, जिसके अनुसार ऋणात्मक लिगेंडों द्वारा डी कक्षकों का विपाटन अधिक होना चाहिए, जबकि वे कौन होते हैं? दुर्बल लिगेंड क्षेत्र में होते हैं। अर्थात ऋणात्मक लिगेंड क्या होते हैं? दुर्बल होते हैं, जबकि उनको प्रबल होना चाहिए इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग। बात समझ में आ गई? तो यह सीएफटी सिद्धांत की दूसरे नंबर की कमी हो गई, ठीक है बच्चों। अब देखो, हम सीएफटी सिद्धांत की तीसरे नंबर की कमी को पढ़ते हैं। तो सीएफटी सिद्धांत जब हम लोगों ने पढ़ा था तो आप लोगों को पता है कि सीएफटी ने ज्यादातर जो बात की है वो डी कक्षकों के विभाजन की बात की है। इसने अपने सिद्धांत में कहीं पर भी ना तो एस कक्षकों की बात की है और ना ही इसने कोई बात पी कक्षकों के बारे में की है। जो भी बात है इसने अपने सिद्धांत में बोली है वो सबके सब बातें उसने डी कक्षकों के विभाजन की बात की है। कहीं पर भी उसने एस कक्षक के बारे में कुछ नहीं बोला है, कहीं पर भी उसने पी कक्षक के बारे में कुछ नहीं बोला है। जब लोगों ने उससे सवाल किया कि भाई एक बात बता, डी कक्षक से तो तुझे बड़ा प्यार हो रहा है जो सारी चीज डी कक्षकों के बारे में बोल रहा है, भैया एस कक्षक और बी कक्षक से तेरी क्या दुश्मनी है, इनके बारे में क्यों नहीं बताता? जब इससे सवाल सीएफटी से पूछा था तो सीएफटी महाराज चुप हो गई, उसके पास में कोई जवाब ही नहीं था। जवाब नहीं था तो लोगों ने उसकी ये भी कमी बना दी। बात समझ में आ गई ना बेटा?
तीसरे नंबर की कमी कि सीएफटी सिद्धांत के अनुसार जो सीएफटी बात करता है वो डी कक्षकों की ज्यादा बात करता है, डी कक्षकों के विभाजन की बात करता है, लेकिन वो एस कक्षक और पी कक्षकों के बारे में कुछ भी नहीं बोलता, कुछ नहीं बोलता। तो लोगों ने उसकी ये भी एक कमी बना दी। बात समझ में आ गई? तो देखो तीसरी कमी को भी पढ़ के बता देता हूं। देखो बेटा, सीएफटी सिद्धांत केवल धातु या धातु आयनों के डी कक्षकों के विभाजन की बात करता है। किसकी बात करता है? केवल डी कक्षकों के विभाजन की बात करता है। यह सिद्धांत एस कक्षक व पी कक्षकों के बारे में कुछ भी नहीं कहता, अर्थात इनके विभाजन की कोई बात नहीं करता। यह बात सिर्फ डी कक्षकों के बारे में करता है, एस कक्षक और पी कक्षकों के विभाजन की कोई भी बात नहीं करता, कोई भी बात नहीं करता। तो लोगों ने ये भी सीएफटी की एक कमी बना दी। बात समझ में आ गई बेटा? और ये सीएफटी सिद्धांत की कितनी कमी हो गई आप लोगों की? 5 कमी हो गई। 2 कमी और करवा देता हूं मैं आप लोगों के लिए, ठीक है ना? सॉरी, ये सीएफटी सिद्धांत की 3 कमी हो गई ना, फिर 2 कमी और करवा देता हूं, तो टोटल सीएफटी सिद्धांत की 5 कमी हो जाएंगी हम लोगों की। बात समझ में आ गई? ठीक है बच्चों, अब मैं चौथी कमी को लिख देता हूं और 5वीं कमी को लिख देता हूं और दोनों को एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद अपना ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देख लो बोर्ड की तरफ। तो देखो बेटा, ये सीएफटी सिद्धांत की मैंने आप लोगों के सामने चौथे नंबर की कमी लिख दी और ये मैंने 5वें नंबर की कमी लिख दी। अब इन दोनों कमियों को भी मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूं। तो देखो, सबसे पहले हम सीएफटी सिद्धांत के चौथे नंबर की कमी को देखते हैं। तो देखो बेटा, सीएफटी इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि कौन सा लिगेंड तो प्रबल है और कौन सा लिगेंड दुर्बल, और क्यों, इस बात को सीएफटी पूरी तरीका से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। हालांकि सीएफटी ने स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी के आधार पर लोगों को समझाने की कोशिश की कि भाई ये तो प्रबल लिगेंड है और ये दुर्बल लिगेंड है। काफी हद तक सीएफटी ने कोशिश की थी प्रबल लिगेंडों को, दुर्बल लिगेंडों को समझाने की स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी के आधार पर, लेकिन वो इस बात को पूरी तरीका से एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि कौन सा लिगेंड तो प्रबल है और कौन सा लिगेंड दुर्बल, और प्रबल लिगेंडों के अंदर ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से वो प्रबल लिगेंड है, और दुर्बल लिगेंडों के अंदर ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से वो दुर्बल लिगेंड है। इस बात को सीएफटी सिद्धांत पूरी तरीका से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जब लोगों ने सीएफटी सिद्धांत से सवाल किया तो उनके पास में कोई भी जवाब नहीं था, कोई भी जवाब नहीं था। तो लोगों ने ये भी सीएफटी की एक कमी बना दी। हालांकि मैं फिर बता रहा हूं, स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी के आधार पर सीएफटी ने कोशिश पूरी तरीका से की थी प्रबल लिगेंड और दुर्बल लिगेंडों को समझाने की, लेकिन वो पूरी तरीका से इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि कौन सा लिगेंड तो प्रबल है और कौन सा लिगेंड दुर्बल, और क्यों, और यदि कोई लिगेंड प्रबल है तो प्रबल लिगेंडों के अंदर ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से वो प्रबल लिगेंड है, और दुर्बल लिगेंडों के अंदर ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से वो दुर्बल लिगेंड है। इस बात को सीएफटी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो लोगों ने सीएफटी की ये भी एक कमी बना दी। बात समझ में आ गई बेटा? तो ये चौथे नंबर की कमी हो गई। पढ़ के बता देता हूं, कौन सा लिगेंड प्रबल है और कौन सा लिगेंड दुर्बल, और क्यों, इस बात को भी सीएफटी सिद्धांत नहीं समझा पाया। तो ये भी इसकी एक कमी हो गई। चलो ठीक है, अब देखो बेटा, ये सीएफटी सिद्धांत की जो 5वें नंबर की कमी है ना, इसको समझने की कोशिश करना आप लोग। सीएफटी ने क्या किया था कि आप लोगों को पता है कि जो लिगेंड है वो लिगेंड आपका ऋणात्मक होते हैं या फिर लिगेंड आप लोगों का उदासीन होता है। कुछ लिगेंड ऐसे भी थे जिनमें पाई कक्षक थी, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन थे, पाई बंद थे। तो उन पाई इलेक्ट्रॉनों की या उस पाई बंद की क्या भूमिका है या उन पाई कक्षकों की क्या भूमिका है, इस बात को भी सीएफटी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जैसे कि कुछ उदाहरण ले लेता हूं। देखो बेटा, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये ले लिया। देखो, ये आप लोगों को पता है Cn-1 लिगेंड होता है, हम अच्छी तरीका से जानते हैं Cn-1 लिगेंड होता है, और कॉमन सी बात है इसमें 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। अब सिग्मा का तो केस समझ में आता है, लेकिन इन पाई इलेक्ट्रॉनों की
उपसहसंयोजक बंधों के अंदर या उपसहसंयोजक यौगिकों में क्या भूमिका होती है, इस बात को सीएफटी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अगला उदाहरण ले लेता हूं, सीओ लिगेंड। आप लोगों को पता है सीओ लिगेंड, इसकी स्ट्रक्चर भी इस तरीका से होती है आप लोगों की। ये सीओ लिख दिया और इस तरीका से ये स्ट्रक्चर किसकी हो गई, सीओ लिगेंड की। बात समझ में आ गई ना। ये लिगेंड कौन है आप लोगों का, सीएन। ठीक है बेटा, ये लिगेंड कौन है, सीएन माइनस लिगेंड, मैंने खोल के लिख दिया। और ये लिगेंड आपका कार्बोनाइल लिगेंड, सीओ को हम कार्बोनाइल लिगेंड बोलते हैं, ठीक है ना, उसकी स्ट्रक्चर ये होती है। तो इसके दौरान जो पाई बॉन्ड होता है या जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी क्या भूमिका होती है, इसके बारे में ये सीएफटी सिद्धांत एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो लोगों ने सीएफटी की ये भी एक कमी बना दी। बात समझ में आ गई, मैं पढ़ के बता देता हूं। देखो बेटा, लिगेंडों में पाई कक्षकों की क्या भूमिका है, लिगेंडों में पाई कक्षकों की क्या भूमिका है या पाई इलेक्ट्रॉनों की क्या भूमिका है, इसके बारे में भी यह सिद्धांत कुछ नहीं बताता, तो लोगों ने ये भी सीएफटी की कमी बना दी। बात समझ में आ गई। एक बार फिर से बता देता हूं बच्चों, कुछ लिगेंड आपके नेगेटिव होते हैं, मतलब ऋणात्मक चार्ज होता है। कुछ लिगेंड आप लोगों के उदासीन होते हैं, लेकिन उन ऋणात्मक लिगेंडों में या उदासीन लिगेंडों में कुछ लिगेंड ऐसे भी हैं, जैसे सीएन माइनस हुआ, सीओ लिगेंड हुआ, जिनमें पाई बंद होता है। अब कॉमन सी बात है, पाई बंद है तो उसमें पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, और पाई इलेक्ट्रॉन किन में होंगे, पाई कक्षकों के अंदर होंगे। तो लिगेंडों में उन पाई इलेक्ट्रॉनों की या पाई कक्षकों की क्या भूमिका है, ये बात जब लोगों ने सीएफटी से पूछी तो सीएफटी ने इस बारे में कोई बात नहीं कही या कुछ भी नहीं बताया। कुछ भी नहीं बताया तो लोगों ने बोल दे भैया कि ये भी हम तेरी कमी बना देंगे। तो ये भी सीएफटी सिद्धांत की लोगों ने कमी बना दी, और इस तरीका से सीएफटी सिद्धांत की टोटल कमी आप लोगों की 5 है। बात समझ में आ गई बेटा। अब देखो, ये लेक्चर है आज का, ये लेक्चर आपका कंप्लीट होता है। आज के इस लेक्चर का मेरा टारगेट यही था कि आज के इस लेक्चर में मुझे सीएफटी सिद्धांत की कमियां करवानी थी। कितनी कमियां करवानी थी, ये 5 कमियां करवानी थी, और 5 कमियों को मैंने आप लोगों के लिए करवा दिया पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। अब बच्चों, ये काम आप लोगों का है, इस वीडियो को जितना शेयर हो सके उतना शेयर कीजिए, और आज की क्लास आप लोगों को मेरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख देना बेटा। ठीक है बेटा, तो आज का लेक्चर मैं यहीं तक रखता हूं। सीएफटी सिद्धांत की कमी हमारी हो गई, आज के लेक्चर को यहीं तक रखता हूं। इसके नोट्स के बारे में बता ही चुका हूं, राम चतुर्वेदी एकेडमी ऐप पर बेटा ये कंप्लीट नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्म में, ठीक है ना। तो सभी बच्चे राम चतुर्वेदी एकेडमी ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। ठीक है बेटा, फिर आज के लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूं, मिलता हूं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।